ओके, हेलो दोस्तों। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट दी ड्यू पेपर डिस्कशंस। और इस सेशन में हम इनऑर्गेनिक पोर्शंस पे डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाले हैं। राइट, तो किस वे से आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उसकी बात करते हैं पहले। ठीक है, तो द क्वेश्चन नंबर 1, द ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस हैविंग p एटम्स इन +4 +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रिस्पेक्टिवली। राइट, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं कि जो आपकी ट्रिक से भी निकाल सकते हो और एज वेल एज आप कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हो। राइट, तो हम पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो भी आपको फॉस्फोरस दिया गया है इसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कहाँ पे मिलने वाली है, कहाँ पे मिलने वाली है। राइट, तो एक मॉलिक्यूल्स ए दिए है, मॉलिक्यूल्स सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपको दिया है। राइट, तो डिपेंड किस पे करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम निकाल रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड कर सकता है और दे आल्सो डिपेंड ऑन दी फॉर्मूला। राइट, तो स्ट्रक्चर से भी हम निकाल सकते हैं और इससे निकाल, तो हम स्ट्रक्चर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। जब भी ऑक्सो एसिड की बात आती है, ऑक्सो एसिड, तो स्ट्रक्चर में हमें क्या देखना पड़ता है, पी डबल बॉन्ड्स हो। राइट, सेकेंड थिंग पीओपी बॉन्ड्स, बिकॉज यहाँ पे पीओपी बॉन्ड्स भी होते हैं और पी डबल बॉन्ड्स होते हैं, इसको हम फॉस्फोरस ऑक्साइड बोल रहे हैं। राइट, तो इन दिस केस द नंबर ऑफ फॉस्फोरस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पी डबल बॉन्ड्स हो। तो पी डबल बॉन्ड्स को कैसे निकालोगे आप, नंबर ऑफ फॉस्फोरस, so number of phosphorus is equal to the number of p double bonds। and pop bonds कैसे निकालोगे, n-1, n minus means p-1, right, तो p-1 is equal to number of pop bonds, यानी जितने भी फॉस्फोरस आपको दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पे देखना है। तो ये हम स्ट्रक्चर ये दो कॉन्सेप्ट की बेस पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पर भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। पहला स्ट्रक्चर आपको दिया है H5P3O10, H5P3O10। तो यहाँ पे हम जनरल फॉर्मूला निकालते हैं। यहाँ पे आ जाएगा ऑब्वियसली आपके पास एक्स कितने हैं, फॉस्फोरस कितने हैं, 3 है, तो थ्राइज एक्स। 1 ऑक्सीजन के लिए -2, तो ऑब्वियसली हो जाएगा 10 ऑक्सीजन के लिए -2। यहाँ पे देखो 1 हाइड्रोजन के लिए +1, तो 5 हाइड्रोजन के लिए +5। राइट, तो 20 - 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो 20 - 5 इज इक्वल टू 15, तो ये आ जाएगा आपका 15, और x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ रहा है सिंपली x इज इक्वल टू +5। दैट मीन्स ऑल फॉस्फोरस इज विच ऑक्सीडेशन स्टेट, इन दिस केस दिस ऑल फॉस्फोरस आर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। राइट, कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्ट्रक्चर्स को भी बता लेते हैं। मैंने बोला कैसे फाइंड आउट करोगे, पी डबल बॉन्ड्स को निकालना है और पीओपी बॉन्ड्स निकालना है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर पी कितने आपके पास, 3 है, इसलिए पी डबल बॉन्ड्स भी कितने हो जाएंगे, 3। फॉस्फोरस ऑक्साइड भी कितने हो जाएंगे, 3। पीओपी बॉन्ड्स कितने, n-1, यानी p-1 इज इक्वल टू दी पीओपी बॉन्ड्स। तो यहाँ पे 3 है, 3 - 1 इज 2, तो पीओपी बॉन्ड्स कितने आ गए आपके पास, 2 पीओपी बॉन्ड। एंड रिमेनिंग आपको लिख देना है रिमेनिंग ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो चुके हैं, तो 5 रिमेनिंग है, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। In this case this all phosphorus are +5 oxidation state or not, because इसका -2 -1 -1 -1, तो oxidation state of this phosphorus also +5। similar -1 -2 -1 और -1, तो oxidation state of this phosphorus also +5। यहाँ पे भी आप देखोगे -1 -1 -1 और -2, तो oxidation state of this phosphorus also +5। this all phosphorus are +5 oxidation state। तो यहाँ पे ऑब्वियसली पूछा है आपको +4 +3 और +4, ऐसा आना चाहिए था, बट यहाँ पे आ नहीं रहा है। सेकेंड वाले की तरफ चलते हैं, 1 बाय 1 हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे और कैसे इसने ड्रॉ किया उसको भी देखेंगे। राइट, सेकेंड वाला देखते हैं। ये तो फर्स्ट हो चुका है,
सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड दिया आपको H3P3O7। तो फर्स्ट यू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ये हो जाएगा ऑब्वियसली +3, एक हाइड्रोजन का +1, तो 3 हाइड्रोजन का +3, राइट। दिस वन इज राइज एक्स माइनस 1 ऑक्सीजन इज -2, तो ये कितने हो जाएंगे 14 इज इक्वल टू 0। तो 14 माइनस 3 कितने हो सकते हैं 11, राइट। और यहाँ पे भी अगर हम बात कर रहे हैं किसके लिए, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 3। तो इस वजह से यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी आती है उसको हमको फाइंड आउट करना है। सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी कितनी आती है, तो पहले क्या करो पीओपी बॉन्ड्स निकालो। कितने हैं, नंबर ऑफ फॉस्फोरस इज इक्वल टू पी डबल बॉन्ड्स ओ, ठीक है। रिमेनिंग ऑक्सीजन कितने आपके पास, तो POP बॉन्ड इज 2 और नॉट, यानी N-1 इज इक्वल टू द POP बॉन्ड्स एंड द रिमेनिंग ऑक्सीजन्स आप लिख सकते हो। रिमेनिंग ऑक्सीजन यानी 5 माइनस 7 कितने रहे बचे 2, तो 2 ऑक्सीजन आपकी रिमेनिंग है। ये हो गया OH और रिमेनिंग हाइड्रोजन। इसका मतलब यहाँ पे दिस ऑल फॉस्फोरस आर विच ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस ऑल फॉस्फोरस आर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस ऑल फॉस्फोरस आर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और नॉट। तो इस वे से भी आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे जितने भी फॉस्फोरस है वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 -2 और +1। तो यहाँ पे सारे दिखाई दे रहे हैं आपको कितने, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो सिंपली वे में आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सिंपली वे में आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये भी नहीं हो सकता है। रिमेनिंग बचा आपका H5P3O8। H5P3O8 का भी देखते हैं हम, इस वे से आपको पूछा गया है। ओके, तो थर्ड वन दिया आपको H5P3O8, राइट, करेक्ट और नॉट, ठीक है। यहाँ पे दिया है H5P3O8। देख लेते हैं, आराम से निकालो, कोई नहीं, स्ट्रक्चर बना लेना है, स्ट्रक्चर से भी निकल जाएगा और ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम निकाल लेंगे साथ में, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर निकालते हैं। नंबर ऑफ पी डबल बॉन्ड्स को कितने हैं 3, बिकॉज नंबर ऑफ फॉस्फोरस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पी डबल बॉन्ड्स। N-1 इज इक्वल टू POP बॉन्ड्स, यानी 3 - 1 इज इक्वल टू द POP बॉन्ड्स और नॉट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स कितने आ गए 2। रिमेनिंग ऑक्सीजन कितने बचे, यानी 5 - 3, यानी 5 - 8 इज 3, क्योंकि 8 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 5 है, तो यहाँ पे 3, तो लिख देंगे 1 2 और 3। हाइड्रोजन्स कितने हैं 1 2 3 4 और 5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस फॉस्फोरस इज -1 -2 एंड +1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस फॉस्फोरस इज +3, राइट और नॉट। यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 -1 और बाइट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस वन इज कितना आ रहा है देख लीजिए, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे भी देखो ये कितना आ रहा है +3। तो आपको क्या देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपको इजीली फाइंड आउट करना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए क्या दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 और एक ऑक्सीजन और दिया है आपको, यहाँ पे आ जाएगा 8 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन्स कितने हैं 1 2 3 4, राइट, और ये कितने हैं 5 हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, द आंसर इज दिस वन, बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट हमको निकालना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट स्ट्रक्चर के बेस पर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। सिंपली आपको दिया गया यहाँ पे +5 थ्राइज x 16, राइट, 16 इज इक्वल टू 0। तो 16 - 5 क्या हो जाएगा आपका, 16 - 5 इज 11, तो थ्राइज x इज इक्वल टू 11 और x इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ रहा है आपका, अप्रोक्सीमेटली किसके पास आ रहा है 3 to 4 के बीच में आ रहा है। तो 3 to 4 के बीच में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है, 3 to 4 के बीच में यहाँ पे दिया है यहाँ पे 4 3 4। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आपको चेक करना है कि टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आनी चाहिए 11, राइट, टोटल 11 आनी चाहिए। तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या आ सकता है आपका
11 आ सकता है, राइट। तो इस वे से भी आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हो सिंपली है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको पूछा गया है बोरेन के स्ट्रक्चर्स पे कि दिस बोरेन इज क्लोजो, निडो और अरेक्नो। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल वे है, जनरल फॉर्मूला निकालना है। यहाँ पे आपको दिया गया है इस B12 H12 2 negative, is B12 H12 2 negative, that is means the general formula is Bn Hn 2 negative, और Bn Hn 2 negative क्या होते हैं आपके, या 2 पॉजिटिव इज क्लोजो और नॉट, क्लोजो और। तो ये स्ट्रक्चर्स आपके क्या हो गए, जैसे क्लोजो स्ट्रक्चर्स। और इफ स्केलेटल एटम इज 12, अगर आपके स्केलेटल 12 है तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, आइकोसाहेड्रल्स, राइट। हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम के अंदर आप उसकी ज्योमेट्री आपको पूछ ले, राइट। अभी उसने सिंपल स्ट्रक्चर पूछा है, इस वजह से इसका आंसर आ जाएगा दिस इज क्लोजो स्ट्रक्चर। तो जनरल फॉर्मूले के बेस पर ध्यान में रखना है कि एक तो BnHn2 माइनस हो सकता है, या जनरल फिर BnHn+2। तो दिस इज द क्लोजो अरेंजमेंट, ओके, अकॉर्डिंग टू वेट्स रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इजी पूछा गया है आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस हैज मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू इज 3.87 बोहर मैग्नेटॉन्स। 3.87 बोहर मैग्नेटॉन्स कब आता है, जब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 3। तो इफ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इज 3, द स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट इज 3.87, राइट, 3.87। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे अगर हम आयरन की बात करते हैं, आयरन इज विच ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इफ आयरन इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज D5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। तो इन दिस केस द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 5, तो इसकी स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगी, 5.9 बोहर मैग्नेटॉन्स, राइट। सेकेंड है आपका क्रोमियम, और क्रोमियम इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इफ क्रोमियम इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3d4। तो आप इसको फिल कर सकते हो 1 2 3 4। तो इन दिस केस द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 4, और इफ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 4, द मैग्नेटिक मोमेंट इज 4.92 बोहर मैग्नेटॉन्स। तो डिपेंड्स ऑन द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। कोबाल्ट की बात करते हैं, दिस कोबाल्ट इज विच ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस वन इज 3d7। डी मेटल्स है, तो डी में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 5 ऑर्बिटल्स। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इन दिस केस द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स व्हाई विच ऑप्शन इज करेक्ट, दिस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो इस वे से आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी, राइट। तो यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं दिया है, यहाँ पे आपको फ्री मेटल साइंस दिया है, इसलिए यहाँ पे हमने डीजनरेट ऑर्बिटल यूज किया है, दिस ऑल आर डीजनरेटेड, ठीक है, ऑल आर डीजनरेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, ऐसे नहीं कि आपको डायरेक्टली पूछा गया है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, डू नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी, कंडीशन क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्सेप्ट, इफ योर कॉम्प्लेक्स शोज सिग्मा प्लेन, सिग्मा हॉरिजेंटल होता है, सिग्मा वर्टिकल हो सकता है, सिग्मा डायहेड्रल हो सकता है, तो कोई भी सिग्मा प्लेन पोजेस करेगा आपके मॉलिक्यूल्स में, तो वो क्या हो सकते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट। और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं वो अकायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, अकायरल मॉलिक्यूल्स। सेकंड कंडीशन, इफ योर मॉलिक्यूल डज नॉट possess any sigma plane, does not possess any sigma plane, so this one is optically active। तो वो क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव, एंड दैट मीन्स दैट मॉलिक्यूल इज कायरल मॉलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करेंगे, एक्ट एज ए कायरल मॉलिक्यूल्स बिहेव करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमको सिंपली देखना है
तो जनरली हमको पता है कि ऑल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की, तो दिस वन, यहाँ पे क्या होता है, दिस प्लैटिनम्स और इथिलीन डायमंड आर सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड यहाँ पे प्लैटिनम्स है 1 2 3, और इथिलीन डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होता है NH2 एंड यहाँ पे दिया NH2 CH2 एंड CH2। सिमिलर NH2 CH2 एंड CH2, बट दिस ऑल आर इन द सेम प्लेन, तो यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या कर सकती है, पजेस कर सकती है। दैट्स वाई दिस मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव और अकायरल, ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो नॉट शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, दिस करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन। ये जो BN है और PN है, दैट इज द अनसिमेट्रिकल चिलेटिंग लिगेंड्स, दिस आर एरोमेटिक रिंग्स। तो इसके पास भी क्या होते हैं, दिस एरोमेटिक कंटेनिंग लिगेंड्स। इस टाइप्स के आपको एरोमेटिक लिगेंड्स आपको देखने को मिले। तो दिस इज अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स और वेरी क्राउडेड होगा। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो सिग्मा प्लेन पजेस ही नहीं करेगा, इट डज नॉट पजेस एनी सिग्मा प्लेन्स। EDTA की बात करते हैं तो EDTA आल्सो अनसिमेट्रिकल हेक्साडेंटेड लिगेंड्स, राइट, हेक्साडेंटेड लिगेंड्स है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द EDTA हम बनाते हैं इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड, तो दिस इज द अनसिमेट्रिकल हेक्साडेंटेड लिगेंड्स, हेक्साडेंटेड। तो ऑब्वियसली यहाँ से तो कभी भी प्लेन पजेस ही नहीं करेगा, अगर इसके साथ कोई मेटल्स का अटैचमेंट है तो ये अनसिमेट्रिकल बिहेव कर, तो यहाँ से कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री पजेस नहीं करेगी, और जहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पजेस नहीं करती है वो क्या होते हैं, कायरल होते हैं। तो ये सारे जो है वो कायरल है और ऑप्टिकली एक्टिव है, आल्सो एक्टिव, इज आल्सो एक्टिव, but this complexes are this square planar complexes, and square planar complexes are possess sigma plane, और जहां पे भी sigma plane पास करेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए। दिस वन इज द ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये काफी सिंपल आपको क्वेश्चन पूछा गया है, बट कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। कॉन्सेप्ट है आपका अब्सेंस ऑफ सिग्मा प्लेन और प्रेजेंस ऑफ द सिग्मा प्लेन। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है एक्सपेक्टेड हाइड्रोजन्स बॉन्ड एंगल इन H3 पॉजिटिव, और यू नो दैट दिस H3 पॉजिटिव possess 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने आपके पास, 3 हाइड्रोजन्स है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आपके पास, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली 2, बट नंबर ऑफ सेंटर्स आपके पास कितने आ रहे हैं, 3 सेंटर्स। मैं सिंपली इस वे से लिख देता हूं, तो दिस मॉलिक्यूल्स आर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। मॉलिक्यूल्स क्या दिखा रहा है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसकी जो अरेंजमेंट आपको दिख रही है, दिस एक्चुअल अरेंजमेंट इज जस्ट लाइक ट्राइंगल्स फॉर्म। ट्राइंगल्स फॉर्म इस फॉर्म में आपको दिख रहा है, और ये क्या हो रहा है, दिस इज दी एक बॉन्ड्स आपका 2 सेंटर वाला है और बाकी का डेफिशिएंट नेचर का है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है ये कौन सा बिहेवियर कर दिखेंगे, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड, डेफिशिएंट बिहेवियर शो करेंगे। ठीक है, और ऑब्वियसली इसका जो बॉन्ड एंगल आप दिखा रहा है, जो ट्राइंगल्स होते हैं अगर आप देखोगे उनका जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 60 डिग्री। तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। द बॉन्ड एंगल ऑफ दिस H3 पॉजिटिव इज 60 डिग्री। हो सकता है आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको H3 निगेटिव पूछ ले, H3 निगेटिव, और यू नो दैट H3 निगेटिव की अगर हम बात कर रहे हैं तो यह हाइड्रोजन्स है, दूसरा हाइड्रोजन्स और तीसरा हाइड्रोजन।
इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है, इसके पास एक प्लस इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास एक, राइट। तो अब यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है देखो आप, एक इसका ऐसी अरेंजमेंट हो रही है, दैट अरेंजमेंट इज द लीनियर अरेंजमेंट बिकॉज एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, वन एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स, तो एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ सेंटर इज 1 2 and 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन्स। और इसकी जो अरेंजमेंट होगी दैट अरेंजमेंट इज लीनियर अरेंजमेंट सिमिलर टू XCF2 मॉलिक्यूल के जैसे बिहेव कर रहेगा। तो डिपेंड ऑन द कंडीशंस आपका H3 पॉजिटिव है या H3 निगेटिव है, तो H3 निगेटिव इज 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड और H3 पॉजिटिव आर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, और दिस अरेंजमेंट इज ट्रायंगुलर अरेंजमेंट, राइट। तो समझ में आ गया आपकी ये बात, काफ़ी इजी है, इस वजह से इसका आंसर क्या आ चुका है 60, बॉन्ड एंगल ऑफ दिस वन इज 60। तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिंपली पूछा गया है मेटेलिक रेडियस आर एबनॉर्मली हाई फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, और यू नो दैट दिस ऑल आर एब ब्लॉक और लैंथेनाइड एलिमेंट्स, दिस ऑल आर दी लैंथेनाइड एलिमेंट्स। तो लैंथेनाइड की अगर जब भी बात आती है तो हम देखेंगे लैंथेनम टू लुटेटियम, यानी लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहे हैं आप, द लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट टू राइट व्हाट विल बी हैपन्स, दिस एटॉमिक और रेडियस आर डिक्रीजेस बिकॉज इंक्रीज द एटॉमिक नंबर्स और ड्यू टू द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस व्हाट विल बी हैपन्स, इस लुटेनियम की साइज कम होगी और इसकी साइज ज्यादा होगी, राइट। बट ये क्या दिखा रहा है, एबनॉर्मली शो बोल रहा है। तो एबनॉर्मली कब होता है, जब आपका कोई एलिमेंट्स फुल फील्ड हो या फिर हाफ फील्ड हो, फुल फील्ड और हाफ फील्ड हो। तो आपको पता है कि जो EU होता है, जो YB होता है, दैट इज द फुल फील्ड और हाफ फील्ड, राइट। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो जीनॉन 54 4f7 6s2, इसकी बात करोगे जीरॉन 4f14 6s2, राइट और नॉट। तो ये क्या आ रहा है, फुल फील्ड आ रहा है, और फुल फील्ड होते हैं तो क्या होते हैं, स्टेबलाइज हो रहे हैं और इसमें थोड़ा सा रिपल्शन बढ़ता है। यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो इसमें एबनॉर्मली आपको साइज ज़्यादा दिखेंगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो ये आपका लैंथेनम है और दिस साइड में यूज़ करता हूँ लुटिडियम। तो ऑब्वियसली लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था, बट एबनॉर्मली इंक्रीज किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू दी हाफ फील्ड और फुल फील्ड, ये भी हम बोल सकते हैं, ड्यू टू द रिपल्शन। तो EU आ जाएगा, दिस साइड इज YB बिकॉज दिस वन इज हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोल सकते हैं। बट इफ और एडिशनल बता देता हूँ, एडिशनल इफ लैंथेनाइड एलिमेंट इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर आपको कोई लैंथेनाइड एलिमेंट्स है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो लेफ्ट टू राइट आपकी साइज डिक्रीज होंगी, मेटेलिक रेडियस भी डिक्रीज होगा, राइट। तो ये लैंथेनम टू लुटेटियम, यहाँ पे कोई एबनॉर्मल मेटेलिक रेडियस नहीं मिलने वाला है अगर लैंथेनाइड कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, +3 ऑक्सीडेशन। तो एनायनिक फॉर्म्स के अंदर, कैटायनिक फॉर्म्स के अंदर होगा तो यहाँ पे कोई एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं दिखाएगा। मगर ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो यहाँ पे एबनॉर्मल बिहेवियर दिखा रहा है हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड की वजह से। तो वन मोर एडिशनल आपको मैंने बता दिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होंगे तो यहाँ पे कभी भी एबनॉर्मल आपको नहीं बताएगा। यहाँ पे लेफ्ट टू राइट इन दी प्रेडिक्टेबल्स और हम लैंथेनाइड एलिमेंट्स की बात करते हैं वहाँ पे वो डिक्रीज होते जाएगा आपका, बट जब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो आपका आंसर क्या होगा, द आंसर इज, तो AU and YB is 0 oxidation state, they shows abnormal metallic radius, abnormal metallic radius, ठीक है, ओके। तो क्लियरिटी आ गई आपकी। यहाँ पे एडिशनल क्वेश्चन जो आपको पूछ सकता है, ये क्वेश्चंस को मॉडिफाइड करके मैंने वो भी आपको बता दिया हूँ।
ठीक है, और एज वेल एज इसका कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी लीस्ट बेसिक अमॉन्ग द फॉलोइंग। लीस्ट बेसिक अमॉन्ग द फॉलोइंग, ऑब्वियसली दिस आर ऑल हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, राइट। तो यहाँ पे आपको दिया है, मैं थोड़ा सा लेंथेनाइड वाले है तो लेंथेनाइड को अलग कर देते हैं। लेंथेनाइड H3O, उसके बाद आ जाएगा आपका सीरियम OH/3 और दिस वन इज लुटेटियम OH/3। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस वन आल्सो +3 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेफ्ट टू राइट व्हाट विल बी हैपन्स, लेफ्ट टू राइट व्हाट विल बी हैपन्स। तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, इसकी साइज कम है और इसकी साइज ज़्यादा है, इसकी साइज ज़्यादा है। ठीक है, सेकेंड थिंग उसकी बात करते हैं एल्यूमिनियम्स की। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दिस आल्सो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस आल्सो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कॉन्सेप्ट कौन सा आएगा, दिस कॉन्सेप्ट डिपेंड्स ऑन दी ionic nature because this all complexes are ionic because the oxygen are more electronegative as compared to the other element। तो ये सारे कॉम्प्लेक्सेस आयनिक नेचर के होते हैं और आयनिक्स के अंदर आपको कौन सी थ्योरी आती है, फेजेंस रूल, राइट, फेजेंस रूल। तो अकॉर्डिंग टू फेजेंस रूल हम बोलते हैं कि जो स्मॉलर साइज कैटायंस होते हैं उनके अंदर क्या होगा, मोर डिफ्यूजन होगा। तो स्मॉलर साइज कैटायंस होते हैं उनमें मोर डिफ्यूज नेचर होता है, और मोस्ट डिफ्यूज हो रहा है इसका मतलब उसका जो कोवेलेंट नेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, द आयनिक नेचर ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लीस्ट बेसिक आपको बोला जा रहा है। लीस्ट बेसिक इसका मतलब एल्यूमिनियम्स आर वेरी स्मॉलर एज कंपेयर टू दिस वन। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, जो एल्यूमिनियम्स हाइड्रोक्साइड्स है दिस आर लीस्ट बेसिक, बट लैंथेनम्स, सेरियम्स और लुटेटियम्स की अगर आप बात करते हैं तो दिस वन आर दी मोर बेसिक एज कंपेयर टू दी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड थिंग आती है कि यहाँ पे ये लीस्ट बेसिक क्यों हो रहा है, देख लेते हैं। एल्यूमिनियम अटैच टू OH, सेकेंड OH और थर्ड। तो एल्यूमिनियम है दैट कंटेनिंग वैकेंट ऑर्बिटल्स, बिकॉज ये दैट कंटेनिंग 3D वैकेंट ऑर्बिटल, और इसके पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, 2p वाला है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, बैक बॉन्डिंग हो सकती है। तो ये डिसोसिएट हो पाएंगे क्या इजीली, क्योंकि मोर बेसिक हम जब भी बोल सकते हैं जब OH आपका इजीली डिसोसिएट होकर OH नेगेटिव फॉर्म में चले जाए। बट यहाँ पे तो ये बैक बॉन्डिंग होने की वजह से, बिकॉज दिस एल्यूमिनियम दैट कंटेनिंग वैकेंट ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो ये हम इसको इजीली डिसोसिएट नहीं कर पाएंगे, यानी ये OH नेगेटिव फॉर्म में इजीली दिखाई नहीं देगा आपको। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि दिस OH एल्यूमिनियम OH/3 आर लीस्ट बेसिक। तो दो कंसेप्ट आते हैं, बैक बॉन्डिंग वाला भी कंसेप्ट आ जाएगा, और यहाँ पे फेजेंस रूल भी आप अप्लाई कर सकते हो कोवेलेंट और आयनिक कैरेक्टर के बेस पे। ठीक है, बट सिंपल कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में हमें नहीं जाना है। तो लेस बेसिक किस वजह से हो गया है, बिकॉज ऑफ दी बैक बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। ये कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो आराम से। क्योंकि इसके लोन स्पेयर तो सारे इन्वॉल्व कर रहे हैं ना, यहाँ पे सारे OH के लोन स्पेयर क्या कर रहे हैं, बैक बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं, डीलोकलाइज हो जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है, अकॉर्डिंग टू दी VSEPR थ्योरीज द मॉलिक्यूल्स आयंस हैविंग आइडियल टेट्राहाइड्रल्स, व्हाट इज मीन बाय द आइडियल। आइडियल ज्योमेट्री हम किसको बोलते हैं, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज मीन बाय द आइडियल ज्योमेट्री। आइडियल ज्योमेट्री मीन्स, आइडियल ज्योमेट्री के मीनिंग क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल्स, सेम बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल्स। जिस मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल्स सिमिलर हो रहे हैं वो क्या दिखाते हैं, आइडियल्स ज्योमेट्री बताएंगे, आइडियल ज्योमेट्री। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पहले, ठीक है, आराम से। तो आइडियल ज्योमेट्री के लिए हमें देखना पड़ेगा कि सेम बॉन्ड लेंथ एंड सब, जैसे SF6 में कोई लोन स्पेयर नहीं है, बिकॉज ऑल फ्लोरीन्स आर सेम, ऑक्टेडल अरेंजमेंट आपको दिख रही है, बट ये आइडियल ऑक्टेडल हो चुकी है बिकॉज इसके पास कोई डिस्टॉर्शन नहीं है।
because all bond length and the bond angle are same. तो यहाँ पे भी हमें वैसे ही देखना है. SO4 की बात करते हैं. सल्फर कंटेनिंग हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है एंड 2 नेगेटिव चार्ज. इसका मतलब दिस 2 एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. द 1 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर बॉन्डिंग. 4 ऑक्सीजन है तो ऑल 8 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व. नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 1 2 3 4. नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 4 और 4 बॉन्ड्स पेयर. इसमें बोल सकते हैं जितने सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं उतने हमारे क्या होंगे बॉन्ड्स पेयर. और बॉन्ड पेयर अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3 और दिस इज द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट. बट इन दिस केस इफ यू ऑब्जर्व दिस ऑल आर सेम और नॉट, बिकॉज डिलोकलाइजेशन में है तो ऑल बॉन्ड लेंथ एंड द बॉन्ड एंगल्स आर सेम और नॉट. तो इन दिस केस टेट्राहेड्रल में ऑल बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल्स आर सेम. SF4 तो आपका नहीं होगा. सल्फर कंटेनिंग हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. सराउंडिंग आप फ्लोरीन कितने हैं? 4 फ्लोरीन आपके पास सराउंडिंग में है तो 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा एंड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स दे एक्ट एज ए लोन पेयर. दिस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज ए लोन पेयर. तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 1 2 3 4. तो 4 बॉन्ड्स पेयर एंड हाउ मेनी लोन्स पेयर? 1 लोन पेयर. तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू द बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर इज 5 इलेक्ट्रॉन्स पेयर और 5 इलेक्ट्रॉन्स पेयर के लिए हाइब्रिडाइजेशन आएंगे sp3d. एंड इफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d द ज्योमेट्री इज trigonal bipyramidals. Geometry is trigonal bipyramidal but the shape of molecule is different. और ट्रायगोनल बायोपिरामिडल ज्योमेट्री जब भी आती है तो यहाँ पे कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है? बेंट रूल. तो अकॉर्डिंग टू बेंट रूल lone pair is always present in the equatorial positions and the more electronegative group and the less size element always present in the axial positions. तो पहले axial position पे more electronegative group आएंगे और lone pair. तो ये अरेंजमेंट कैसे दिख रही है आपको? सीसॉ अरेंजमेंट. तो शेप इज सीसॉ एंड ज्योमेट्री इज ट्रायगोनल बायोपिरामिडल्स. तो ये तो हो नहीं सकता है. S2Cl2 भी नहीं हो सकता है, SO2 ये भी नहीं हो सकता है बिकॉज आइडियल की मीनिंग हो रहा है कि सेम बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल्स. सेम बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल्स, राइट? ओके. ओके खान साहब, नो प्रॉब्लम्स. आप IFS के पेज पर जाके वहाँ पे कॉन्टेस्ट टेस्ट फ्री दे सकते हो. तो फिक्र मत करिए, वहाँ पे बहुत सारे कॉन्टेस्ट है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो. और जो क्वेश्चंस भी है वो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक से मेक करे हुए क्वेश्चंस है. तो आप IFS की वेबसाइट पे जाके वहाँ रजिस्ट्रेशन करो और कॉन्टेस्ट पे आप जाओगे तो आपको फ्री कॉन्टेस्ट मिलेंगे. बहुत सारे कॉन्टेस्ट है, 50-60 कॉन्टेस्ट है, आप दे सकते हो. डे बाय डे आप आराम से उसको कर सकते हो. तो बिल्कुल आप इसको विदाउट पे करे भी आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो. तो IFS के पेज पर आप जाओगे, ऑनलाइन पेज पे, तो वहाँ पे आपको कॉन्टेस्ट करके देखेगा और वहाँ पे आप कॉन्टेस्ट में जाओगे तो आपको वहाँ पे फ्री टेस्ट मिलने वाले हैं, राइट? ओके. तो ये भी एक जिससे आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर द डायटोमिक स्पेसेस C2. अब C2 का आपको पूछा गया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स. तो इफ यू ऑब्जर्व, पहले हम देखेंगे यहाँ पे हम सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम यूज करेंगे या अनसिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल कब यूज करते हैं? जब 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 14 से ज्यादा, तो सिमेट्रिकल यूज करते हैं. और 14 से कम होते हैं, 14 या 14 से कम होंगे, वी जनरल यूज अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम. तो एक कार्बन के लिए 6, सेकंड कार्बन के लिए 6, तो टोटल नंबर ऑफ 12. तो यहाँ पे हम कौन सी डायग्राम यूज करेंगे? कौन सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम? अनसिमेट्रिकल. अनसिमेट्रिकल के मीनिंग क्या होते हैं तो लिख लेते हैं. पहले यहाँ पे आ रहा है आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस. कार्बन का 2s2 2p2, सेकंड का 2s2 2p2. तो ये आ गया आपका सिंपली 2s एंड 2s एंड 2px 2py एंड 2pz, 2px 2py एंड 2pz. ये हो गया आपके सिंपली. इलेक्ट्रॉन्स को फिलिंग कर देते हैं. इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करोगे? 2s2 2p2, 2s2 2p2.
तो ऑब्वियसली द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 2s and 2s जनरली फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वन इज बॉन्डिंग एंड अदर वन इज एंटी बॉन्डिंग. सिमिलर 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे. बट अनसिमेट्रिकल के अंदर ध्यान में रखो पाई बॉन्ड्स लोवेस्ट एनर्जी में होते हैं देन सिग्मा, देन एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग्स. तो यहाँ पे ध्यान में रखिए कि अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के डायग्राम की बात हो रही है कि जो पाई बॉन्डिंग्स होती यानी पाई ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपकी लोवेस्ट एनर्जी में होगी और जो सिग्मा होती है वो थोड़े से हाईएस्ट एनर्जी में होगी. ठीक है, तो ये हो गया पाई जी एंड सिग्मा. इसी को हम अनसिमेट्रिकल बोलेंगे. और सिमेट्रिकल के अंदर जो पाई ऑर्बिटल्स होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं और सिग्मा ऑर्बिटल्स आपके नीचे आते हैं. ये सिमेट्रिकल में होता है. ठीक है, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल्स. और अबव प्रिंसिपल आपको क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन फील्ड फर्स्ट इन द लोवेस्ट एनर्जी देन हाईएस्ट एनर्जी. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स फील करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. ऑब्वियसली इन दिस केस देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. जहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो कौन से बिहेवियर दिखाएगा, डायमैग्नेटिक. तो पैरामैग्नेटिक वाले कैंसिल हो चुके हैं, पैरामैग्नेटिक आपके कैंसिल हो जाएंगे. राइट, देन बात आ जाएंगे आपकी क्या, उसके बाद दिया बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर में हम नंबर ऑफ बॉन्डिंग्स माइनस एंटी बॉन्डिंग. तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग यहाँ पे 2 है और ये 4 है 6. और एंटी बॉन्डिंग आपके पास कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 2 इलेक्ट्रॉन. तो सिंपली 6 माइनस बॉन्ड ऑर्डर में 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना रहा है 4 एंड द 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2. तो यहां पे हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो कार्बन और कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर है कितना है, बॉन्ड ऑर्डर इज 2. तो आंसर क्या आ जाएगा, द आंसर इज थर्ड वन. बट यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो एडिशनल चीज है. हो सकता है आपको पूछता है कि ये जो डबल बॉन्ड्स है, ये जो डबल बॉन्ड्स आपको दिए गए हैं ये सिग्मा है या पाई है, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स. तो इन दिस केस द नंबर ऑफ sigma bond is 0. number of sigma bond is 0 और number of pi bonds are 2. तो ये जो भी पाई है वो क्या है, आपके दोनों भी पाई बॉन्ड्स है बिकॉज दिस एंटी बॉन्डिंग एंड द बॉन्डिंग्स आर क्या हो रहे, माइनस हो जा रहे हैं आपके. दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर माइनस बिकॉज यहाँ पे क्या हो रही है, माइनस. बचे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे, दिस. और ये जो भी आपका बॉन्ड ऑर्डर निकल रहा है वो किसकी बेस पर निकल रहा है, ये बॉन्डिंग के बेस पर निकल रहा है, पाई के पर. यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट है, दिस ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दी पाई. दैट्स व्हाई दिस बोथ बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड्स नॉट ए सिग्मा बॉन्ड्स. तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 0 होंगे बट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज 2. ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी गई है. हो सकता है कि आपको आने वाले एग्जाम में पूछ ले कि C2 के अंदर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने हैं. नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 0 एंड द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज 2 C2 के अंदर. राइट, तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है. अमृता, CSR नेट के लिए भी वेबसाइट पे अगर जाओगे तो आप कॉन्टेस्ट जहाँ पे आप वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट के साइड में टेस्ट सीरीज करके है और टेस्ट सीरीज पे करोगे तो वहाँ पे CSR नेट दिखेगा और वहाँ पे कॉन्टेस्ट करके लिखा हुआ रहेगा. तो वो कॉन्टेस्ट आप फ्रीली दे सकते हो आराम से जाके. ठीक है, बहुत सारे कॉन्टेस्ट वहाँ पे आपको दिए गए हैं तो आप वहाँ पे जाइए, आपको वहाँ पे फ्री कॉन्टेस्ट मिलेंगे. राइट, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट प्रेजेंट इन दी 3f. तो ग्राउंड स्टेट की माइक्रो स्टेट जब भी पूछी जाती है इसको बोलते हैं हम डीजेनरेट स्टेट्स. राइट, तो इसको हम बोलेंगे डीजेनरेट स्टेट. तो 3f ग्राउंड टर्म्स की इसने माइक्रो स्टेट पूछा है. ये हो चुकी है स्पिन मल्टीप्लिसिटी और ये f आपका टर्म्स है. तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हो आप 2s+1 इंटू 2l+1. एक ये फॉर्मूला है. सेकंड फॉर्मूला है स्पिन मल्टीप्लिसिटी इंटू ऑर्बिटल्स. राइट, तो अभी यहाँ पे हम s की बात करते हैं. स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है आपकी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 3, यानी यहाँ पे 2 इंटू 1 होगा तो 3 आएगा.
यानी S की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो S इज इक्वल टू 1, S इज इक्वल टू 1। और L इज इक्वल टू अगर 3 होता है तो टर्म्स कौन सी आती है, इफ L इज इक्वल टू 3 द टर्म इज F। तो हमने L की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया है और S की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया है कि L इज इक्वल टू 3 होंगे और S इज इक्वल टू 1 होंगे। तो पुट द वैल्यू, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 एंड 2 इंटू 3 प्लस 1। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 और नॉट, and 2 into 3 plus 1 is 7 and 3 into 7 is 21. So total number of the degenerate state or microstate, degenerate state they also called as the degenerate state, क्योंकि हमने ग्राउंड टर्म्स का निकाल रहे हैं और इसको माइक्रोस्टेट भी बोल सकते हैं, बट समटाइम आपको कंफ्यूज करने के लिए आगे के एग्जाम में डीजेनरेट स्टेट भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे ध्यान में रख लीजिए ये दोनों भी सिमिलर होंगे। तो माइक्रोस्टेट कितनी आ जाएगी आपकी 20, तो माइक्रोस्टेट इज 21, राइट। ओके, काफी इजी है, सिंपल वे में आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू दी वर्नर थ्योरी। और वर्नर थ्योरी ने क्या बताया आपको, कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताया, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, इंटररिएक्शंस, राइट, प्राइमरी इंटरएक्शन, सेकेंडरी इंटरएक्शंस, ये सारा आपको बताया। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया लिगेंड्स आर कनेक्ट टू दी मेटल्स आयंस बाय द कोवेलेंट बॉन्ड्स। हमको पता है कि वर्नर थ्योरी में क्या हो जा रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, ठीक है कि यहाँ पे हमको तो ध्यान में रख लीजिए। तो ये तो नहीं हो सकता है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में बताएगा, ठीक है, तो बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं होगा बिल्कुल, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। तो एक कॉम्प्लेक्स लिखता हूं मैं फॉर एग्जांपल्स, क्योंकि हम आयनिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो आयनिक्स जो होते हैं वो जनरली डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं कि मेटल्स है, लिगेंड्स है और बाहर में x3 लिख देते हैं, ठीक है, x3। तो ये क्या होती है, दिस L इज इक्वल टू दिस सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, और ये क्या होती है आपकी प्राइमरी वैलेंसी, दिस वन इज द प्राइमरी। दिस प्राइमरी वैलेंसी इज द आयोनाइजेबल बिकॉज वो कॉम्प्लेक्स के बाहर है, बट सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉट आयोनाइजेबल बिकॉज वो कॉम्प्लेक्स के अंदर है। तो जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कभी भी आयोनाइजेबल नहीं होते, बट कॉम्प्लेक्स के बाहर जो भी होगा वो आयोनाइजेबल होगा। तो यहाँ पे ध्यान में रखते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी हैविंग डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, तो ये क्या होंगी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऑब्वियसली ये हो सकती है, ठीक है। सेकेंड थिंग, सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयोनाइजेबल्स, सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयोनाइजेबल्स। प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, यहाँ पे एक्स है, मैं रिएक्शंस कर रहा हूँ HgNO3 के साथ, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, दिस मेटल L6 और यहाँ पे AgX। तो यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं हम किसकी, आयोनाइजेशन की, तो प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, बट यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी आर रिमेनिंग सेम। सेकेंडरी वैलेंसी को कोई डिस्टर्बेंस हुआ क्या, तो सेकेंडरी वैलेंसी कभी भी आयोनाइजेबल नहीं होगी। तो सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयोनाइजेबल्स, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट भी आपका सही है बिकॉज नॉन आयोनाइजेबल, बट प्राइमरी वैलेंसी, दिस प्राइमरी वैलेंसी आर आयोनाइजेबल्स, राइट। तो आंसर इज B and C, दैट मीन्स दिस B ऑप्शन आर करेक्ट एंड द सेकंड ऑप्शंस आर द करेक्ट ऑप्शन। तो थोड़ा सा स्टेटमेंट है जिसको हम थ्योरेटिकल से भी बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस, अमॉन्ग द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी। एसिडिटी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, एसिडिटी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, द फर्स्ट वन इज द चार्ज एंड द सेकेंड वन इज द ऑक्सो ग्रुप्स। चार्ज पे भी डिपेंड करेगा और ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी डिपेंड करेगा। तो इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, acidity also increase, and second factor is oxo group। oxo group क्या होते हैं आपके, this one is act as a oxo group। if number of oxo group increases, if number of oxo group increases, acidity also increases। तो टू फैक्टर्स अप्लाई कर सकते हो एसिडिटी के बेस पर। तो पहले चार्ज वाला फैक्टर्स अप्लाई कर सकते हो, चार्ज इंक्रीजेस, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, एसिडिटी आल्सो इंक्रीजेस। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सिंपली यहाँ पे दिया है HClO4
यहाँ पे दिया आपको HClO3, HClO2 एंड HClO। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस HClO क्योंकि +7, ये कितना आता है आपका सिंपली +5, ये कितना आ जाएगा आपका +3, और ऑब्वियसली दिस वन इज +1। और यू नो दैट ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, एसिडिटी आल्सो इंक्रीज। नंबर ऑफ ऑक्सो ग्रुप वाला भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऑक्सो ग्रुप किस में ज्यादा है, लेफ्ट टू राइट, नंबर ऑफ ऑक्सो ग्रुप आल्सो इंक्रीजेस, ऑक्सो ग्रुप आल्सो इंक्रीज, एसिडिटी आल्सो इंक्रीजेस। तो दोनों ही फैक्टर्स आपके यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही फैक्टर्स आपके अप्लीकेबल हो गए, राइट। दैट्स व्हाई द आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एक्वियस सॉल्वेंट हैज लॉन्गेस्ट लिक्विड रेंज। तो जनरली हमको पता है कि जो लॉन्गेस्ट लिक्विड रेंज होती है इन नॉन एक्वियस सॉल्वेंट्स की बात करें तो वहाँ पे वाटर्स की हम बात करेंगे, ठीक है। एक डायग्राम्स है जिसकी बेस पर हम भी वो फाइंड आउट कर सकते हैं जो नॉन एक्वियस सॉल्वेंट में हम देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि आंसर आपका क्या हो सकता है। आंसर इज H2SO4। वाई आंसर इज द H2SO4? बिकॉज हमें किसकी बात कर रहे थे, वाटर की, और दिस H2SO4 आल्सो एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दे आल्सो एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट और नॉट। तो ये क्या दिखा सकता है, दे आल्सो शोज लॉन्गेस्ट लिक्विड रेंज इन दी नॉन एक्वियस सॉल्वेंट, नॉन एक्वियस सॉल्वेंट्स। तो इसमें सिंपली आंसर आ जाएगा H2SO4, H2SO4। सेल्फ आयोनाइजेशंस में भी हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर, दिया गया आपको, तो ये कौन सा है, लिंकेज आइसोमर दिखाएगा, कोऑर्डिनेट आइसोमर दिखाएगा, आयोनाइजेशन आइसोमर दिखाएगा, या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा। तो ऑब्वियसली द कॉम्प्लेक्सेस दैट कंटेनिंग HCN NCS और HCN NCS, ये कौन से लिगेंड्स है, दैट लिगेंड इज एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, दैट सिंपली कॉल्ड एज एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। और जो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं वो कौन से आइसोमर दिखा सकते हैं, दे जनरली शोज लिंकेज आइसोमर, क्योंकि एक टाइम सल्फर के साथ अटैच होगा एंड द वन टाइम अटैच टू द नाइट्रोजन। और यहाँ पे हम कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करेंगे फॉर द फाइंडिंग, द आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी, बिकॉज सल्फर के साथ अटैच हुआ तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, नाइट्रोजन के साथ अटैच हुआ तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। तो आयर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आल्सो डिटरमाइन दी लिंकेज आइसोमर कि सल्फर से लिंक है या नाइट्रोजन से लिंक है। नाइट्रोजन से लिंक होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग मिलने वाली, उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अलग मिलने वाली, एंड सल्फर से अटैच हुआ तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, क्योंकि सल्फर का अलग नेचर हो जाएगा और नाइट्रोजन का अलग नेचर हो जाएगा। तो ये आपको कौन सा दिखाएंगे, लिंकेज आइसोमर, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड। और जहां पे भी एम्बिडेंटेड लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं जस्ट लाइक NO2, राइट, NCS, दे जनरली शोज लिंकेज आइसोमर्स। तो जहां पे भी एम्बिडेंटेड लिगेंड होंगे, ठीक है, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फाइंड इन नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट के मीनिंग क्या हो रहे हैं, लेस रिएक्टिव, हम इसको बोल सकते हैं बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोला जाए तो यानी ये कोलैप्स नहीं होगा एक दूसरे से, राइट। बट एल्यूमिनियम दिखा सकता है, एल्यूमिनियम फाउंड दिखा सकता है आपका, कॉपर दिखा सकता है, सोडियम दिखा सकता है, राइट। बट दिस इज आर AU, दिस गोल्ड आर लेस रिएक्टिव बिकॉज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस। यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉपर AgN, कॉपर AgN AU। तो अप टू डाउन क्या हो रही है, रिएक्टिविटी आपकी डिक्रीज हो रही है, तो AU आर लेस रिएक्टिव।
बट कॉपर आपका थोड़ा सा रिएक्टिव होगा, तो अप टू डाउन इज रिएक्टिविटी आर डिक्रीजेस, राइट। तो एयू आपका क्या होगा, लेस रिएक्टिव। से नेटिव स्टेट केस का मतलब एक दूसरे से कोलाइड नहीं हो रहे, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एलिमेंट विथ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 and NP6 फुलफिल्ड है, एस भी फुलफिल्ड है और पी ऑर्बिटल्स भी आपका फुलफिल्ड है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपको दिखाई दे रही है दैट इज दी ग्रुप 18, और ग्रुप 18 क्या होते हैं आपके, नोबल गैस। तो दिस इज कॉन्फ़िगरेशंस कैसी है आपकी, NS2 NP6, just like neon, argon, krypton, xenon. This configuration, general electronic configuration is the NS2 and NP, और ये कौन से होते हैं, this is the noble gas elements, right, this noble gas, और in reactive rare elements सबको बोलते हैं rare elements in reactive। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लीस्ट लाइकली पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लीस्ट likely participate in the hydrogen bonding। तो generally concept of the hydrogen bonding, the more electronegative element generally participate in the hydrogen bonding, just like fluorine, just like oxygens, just like nitrogens। ये क्या आपके more electronegative elements, second period elements, और these second period elements are this participate in the hydrogen bond। ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करेंगे, क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, बिकॉज इन दोनों की जो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल OH, फॉर एग्जाम्पल NH। तो ये क्या करेंगे, दे पार्टिसिपेट इन दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट सल्फर जो है आपका, द सल्फर्स आर नॉट पार्टिसिपेट इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये H2O तो पार्टिसिपेट करेगा, H2O के अंदर जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बट H2S के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स नहीं हो रही है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि लीस्ट लाइकली पार्टिसिपेट इन दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जनरली फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स। क्लियर हुआ है? ओके, सिंपल है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे गए हैं, बट हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है। एक्चुअली क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है और फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विच आर सेपरेट इन स्पेस विद इन द मॉलिक्यूल्स, सेपरेट स्पेस विद इन मॉलिक्यूल्स। ओके, सॉल्ट ब्रिज में तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, कैथोड आयरन की बात हो रही है। पोलर बॉन्ड्स के अंदर भी बिल्कुल नहीं होगा, वहां पे सेपरेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। बट एक कंडीशन से डायपोल्स के अंदर, बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये क्या हो जाते हैं, विच आर सेपरेट इन स्पेस विद इन मॉलिक्यूल्स। तो वो कौन से होते हैं आपके, डायपोल्स, डायपोल्स। दैट्स वाई इसका आंसर क्या होगा, दैट आंसर इज थर्ड। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको पूछा गया था यहाँ पे, यानी आपका ये बोनस क्वेश्चंस आप बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट लैटिस एनर्जी ऑर्डर्स। बट लैटिस एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, व्हाट इज द फैक्टर्स, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज and inversely proportional to the radius। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी चार्ज इंक्रीज होगा, लैटिस एनर्जी आल्सो इंक्रीज होगी। सेकंड फैक्टर्स, लैटिस एनर्जी आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्ट। लैटिस एनर्जी जेड इफेक्ट से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा जेड इफेक्ट होगा उतनी ज्यादा होगी, राइट। तो यानी जेड इफेक्ट कब बढ़ सकता है, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके कम होंगे, राइट। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कहाँ पे चार्ज ज्यादा है, राइट। तो यहाँ पे आंसर अगर आप देखोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैग्नीशियम्स, कैल्शियम्स एंड सो ऑन। दिस ऑल आर विच ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, all are the +2 oxidation state, right। Up to down what will be happen, this up to down is size is increases,
इसकी साइज़ इतनी है तो इसकी साइज उससे ज़्यादा होगी और इसकी साइज़ उससे ज़्यादा। और हमें पता है कि जो स्मॉलर साइज़ होंगी जिसकी, बिकॉज उसका जेड इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, जिसका जेड इफेक्ट ज़्यादा होगा उसकी लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो स्मॉलर साइड्स आर मोर लैटिस एनर्जी, स्मॉलर साइज आर मोर लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पे जो लैटिस एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है, जब भी लैटिस एनर्जी पूछा है तो देख लो कि जिसकी स्मॉलर साइज होगी वो उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होने वाली है। तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम की ज़्यादा होंगी, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम। ठीक है, यहाँ पे दिया आपको पोटेशियम, सोडियम और लिथियम, अपोजिट दे दिया है, लिथियम देन सोडियम देन पोटेशियम होना चाहिए था, इसलिए ये एलिमिनेट हो चुका है, ये भी एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे दिया है सोडियम की सबसे ज़्यादा दिया है, ये भी एलिमिनेट हो चुका है। तो स्मॉलर साइज आपको यहाँ पे देखना है, या फिर आपको देखना है चार्ज वाला कंसेप्ट, तो जिसमें जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी लैटिस एनर्जी होगी, बिकॉज चार्ज इंक्रीजेस लैटिस एनर्जी आल्सो increases, lattice energy also increases. Clear? So that's why this correct option is the third one is the correct option. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है आइसो स्ट्रक्चर। तो XeF2 xenon F2 is iso structure with, तो फर्स्ट यू आइडेंटिफाई दिस xenon स्ट्रक्चर। xenon containing how many valence electrons? xenon के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम 8 इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं। सराउंडिंग कितने हैं? 2 फ्लोरीन है, तो 2 फ्लोरीन क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, सेकंड इलेक्ट्रॉन पेयर, एंड दिस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स दे एक्ट एज ए लोन पेयर्स, 1 लोन पेयर्स, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स पेयर कितने हैं, 1 2। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यू गेट 2 बॉन्ड्स पेयर प्लस हाउ मेनी लोन्स पेयर, 3 लोन्स पेयर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर इज 5 इलेक्ट्रॉन्स पेयर, एंड द 5 इलेक्ट्रॉन्स पेयर के लिए हाइब्रिडाइजेशन आ रही है आपकी sp3d। और इफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, द ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल्स एंड द शेप इज लीनियर। ठीक है, तो आपको कैसे दिखेगा, जस्ट लाइक ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल्स। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इज ऑलवेज axial position and the lone pair is always present in the equatorial position. That rule simply called as the Bent rule. जब भी TPP मॉलिक्यूल्स अब आता है, TPP ज्योमेट्री आती है, वहाँ पे बेंट रूल अप्लीकेबल होंगे। और बेंट रूल हमें कहता है जो भी लोन पेयर्स होंगे वो इक्विटोरियल पे एग्जिस्ट करेंगे, एंड जो बॉन्ड्स पेयर होंगे और स्मॉलर साइज एलिमेंट्स होंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे, दे एग्जिस्ट इन द एक्सियल पोजिशन। तो ICl2 की अगर बात करते हैं तो आयोडीन कंटेनिंग हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आयोडीन कंटेनिंग 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब 1 मोर एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। रिमेनिंग क्लोरीन कितने हैं, 1 एंड 2 क्लोरीन, एंड द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज ए लोन पेयर्स, 1 lone pair, 2 lone pair and 3 lone pair. The number of sigma bond is 2 bonds pair and 3 lone pair. So total electrons pair is 5, or if electrons pair is 5, hybridization is sp3d. The hybridization is simply is the sp3d. ठीक, क्लियर हो चुका है। और इसमें भी क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री इज ट्रायगोनल पिरामिडल्स and the shape is linear. Shape is different thing, geometry is different thing. Geometry is lone plus bond pair and shape is without lone pairs. क्लियर हो चुका है। तो ये आइसो स्ट्रक्चर हो चुके हैं। ICl2 नेगेटिव इज आइसो स्ट्रक्चर विद दी XeF2, राइट। कॉन्टेस्ट को हमें कैसे ज्वाइन करना है, अगर आप IFS के पेज पर जाते हो, IFS ऑनलाइन पे जाते हो, तो वहाँ पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन कर लो। ठीक है, जो भी रजिस्ट्रेशन आपका आईडी होगी, पासवर्ड होगी, तो वहीं पर पेज पर जाना है, वहाँ पे आपको टेस्ट दिखेंगे, टेस्ट सीरीज, और वहाँ पे लिखा होगा कॉन्टेस्ट। वहाँ पे जाओगे तो फिर डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, कॉन्टेस्ट दे सकते हो, राइट। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है जाना, और ज़रूर इस कॉन्टेस्ट को देखना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस उसमें आपको दिए गए हैं। फ्री कॉन्टेस्ट है तो आराम से उसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। ठीक है, चलो।
ओके, द पेयर ऑफ स्पेसिस दैट हैज सेम बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग। सेम बॉन्ड ऑर्डर की जब भी बात आती है हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम एमओटी बना लें। तो सिंपल ट्रिक्स आपको बताता हूँ, हाउ टू फाइंड दी बॉन्ड ऑर्डर। ये सिर्फ ये ट्रिक्स किसके लिए है, हाउ टू फाइंड दी बॉन्ड ऑर्डर, राइट। तो क्या करते हैं हम, इंटरमीडिएट में 14 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं। इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 14, तो उसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 3 आएगा। इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 15, 0.5 से माइनस करो 0.5, सो आ जाएगा 2.5, बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 16, तो बॉन्ड ऑर्डर इज 2, 0.5 से माइनस करना है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 17, बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 18, bond order is 1. Total number of electron is 19, bond order is 0.5, and the total number of electron is 20, the bond order is 0. जैसे नियॉन मॉलिक्यूल दिया आपको, नोबल गैस मॉलिक्यूल दिया, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होते हैं, 0, बिकॉज दिस इज अ मोनो एटमिक, क्योंकि ऑल नोबल गैस आर एलिमेंट्स आर मोनो एटमिक, राइट, बिकॉज ये इसमें क्या होगा, दिस इज नो बॉन्ड, 0 बॉन्ड ऑर्डर। सिमिलर 13 की अगर बात करते हैं, 13 में आ जाएगा 2.5, क्योंकि हमें किसको देख के चलना है, हमारा जो इंटरमीडिएट है वो है आपका, अब इसके बाद जो भी आएगा उसके हिसाब से हमें 0.5 से आप क्या करो, कम करते जाओ। 12 के बाद क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 11 आ रहे हैं आपके, तो बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 आ रहे हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर इज 1। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 आ रहे हैं, तो 0.5, एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 आती है, तो बॉन्ड ऑर्डर इज 0। तो यहाँ पे हमें सिर्फ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन्स कितने हो गए, एक ऑक्सीजन का 8, दूसरे ऑक्सीजन का 8, 16 है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। एक बोरॉन का 5, दूसरे बोरॉन का 5, तो टोटल कितने हो चुके हैं, 10, और 10 के लिए आंसर क्या आ रहा है, 1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है B2 का। तो ये तो नहीं हो सकता है, बिकॉज सेम नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर आपको पूछा। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं, कार्बन इज 6, ऑक्सीजन इज 8, और 8 एंड 6 आर 14। 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3 आ गया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 3। नाइट्रोजन के लिए 7, ऑक्सीजन के लिए 8, और +1 दिया, इसका मतलब -1, तो ये भी आ रहा 14, और 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3, तो NO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। इसका मतलब सेम बॉन्ड ऑर्डर इलेक्ट्रॉन्स पेयर आपको क्या मिल रहा है, सेकंड के अंदर मिल रहा है, राइट, ठीक है, ओके। चलो यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे भी आपको 16 दिया है, और यहाँ पे आपको टोटल 14 दिया है। 16 का बॉन्ड ऑर्डर आपका 2 है, एंड 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। सिंपल है ना, कितना टाइम लग रहा है निकालने के लिए, विद इन अ सेकंड के अंदर आप आंसर को फाइंड आउट कर लो। ये हो गया आपके 16 इलेक्ट्रॉन्स, और ये हो गया आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स। 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है, 16 के लिए 2 आ रहा है, तो ये तो सिमिलर नहीं हो सकता है। तो ये दिस इज द वेरी सिंपल ट्रिक्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर जब भी आपको पूछा जाता है, तो एमओटी बना के निकालने से अच्छा है कि ये ट्रिक्स अप्लाई कर लो। ये हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एमओटी बनाएं, हर मॉलिक्यूल्स का एमओटी बनाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, जिससे आप आपका जो आने वाले क्वेश्चन होंगे जो आपको आते हैं वो भी आपसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम्स। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू दी एल। टोटल एंगुलर मोमेंटम्स कितना हो सकता है, √J(J+1), ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम्स √L(L+1). स्पिन मोमेंटम की बात करते हो S(S+1), बट यहाँ पे टोटल बोझा है तो टोटल हम निकालेंगे, राइट। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4 5 6, 0 +1 -1 अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। तो इसकी जो L वैल्यू आ रही है वो भी 0 आ रही है, और इसकी S वैल्यू आ रही है वो भी 0 आ रही है। J क्या होते हैं आपके, J होते हैं आपके L+S और L-S। तो यहाँ पे या L+S करो या L-S करो, दोनों भी कितने आ रहे हैं, 0 + 0 इज, और 0 - 0 इज
तो 0 आ रहा है। तो यहाँ अगर आपको जे की वैल्यू पुट करोगे 0, 0 + 1 क्या हो सकता है, ऑब्वियसली 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, द आंसर इज 0। बट आपको आंसर की के अंदर क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। बट ये अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछता था तो आंसर 1 आता था। बट इसने टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछा, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यानी जे हो रहा है, दैट मीन्स ये 0 आना चाहिए। ठीक है, सिंपल वे में आपको बताने की मैंने कोशिश की है। ठीक है, चलो नेक्स्ट दिया है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कॉन्सेंट्रेटेड और इन द लिमिटेड सप्लाई एयर और द अब्सेंस ऑफ एयर। प्रेजेंस ऑफ एयर के अंदर क्या होता है, रोस्टिंग होती है, और अब्सेंस ऑफ के अंदर क्या होता है, कैल्सिनेशन होता है। तो जब भी अब्सेंस ऑफ एयर की अगर बात होती है तो वहाँ पे हम वर्ड यूज होता है कैल्सिनेशन, और प्रेजेंस ऑफ एयर की बात होगी तो वहाँ पे रोस्टिंग यूज होगा। राइट, तो ये सिंपल प्रोसेस आपको ये बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल्स। और हीलियम मॉलिक्यूल्स का अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स निकाले तो ये होता है 1s2 एंड 1s2। तो इसके पास भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो सिंपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से बनाएंगे। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जनरली क्या करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो दिस इज आल्सो 1s2 1s2। तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हीलियम्स, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हीलियम, दैट इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। Filling of electrons, which principle? The filling of electrons according to Aufbau principle, Hund's rule and Pauli exclusive principle के हिसाब से हम फिल करते हैं। तो जाएगा 1, 2, 3 and 4। Then calculate the bond order। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। ये हो जाएगा 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 0। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0। द बॉन्ड ऑर्डर इज दी 0 बॉन्ड ऑर्डर। काफी सिंपल था आपको, ठीक है। सिंपल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कॉन्जुगेट एसिड। तो पहले समझा देते हैं कि व्हाट इज मीन बाय द कॉन्जुगेट एसिड और बेस। फॉर एग्जांपल्स, एक रिएक्शंस आपको मैं थोड़ा सा समझाने के लिए लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल्स यहां पे हमने यूज किया है H2O, दिस साइड इज H पॉजिटिव, राइट। तो अभी यहां पे दिस H2O एक्ट एज ए बेस, बट एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन्स करे बाद ये हो जा रहा है H3O पॉजिटिव। तो ये जो कैसे बिहेव करेगा, इसे कॉन्जुगेट एसिड। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, समझाने के लिए मैं सिंपली लिख देता हूं, ये आपका है HPO4 2 निगेटिव, राइट, 2 निगेटिव। क्या करना है आपको, सिंपली H2PO4 निगेटिव, H4। तो यहाँ पे अगर हम सिंपली बोल सकते हैं तो ये क्या हो गया, दिस इज द कॉन्जुगेट एसिड बिकॉज दिस कन्वर्टेड इनटू द HPO2 निगेटिव। 1 निगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू द 2 निगेटिव, यहाँ पे हो रहा है ना, एक हाइड्रोजन से आपका जा रहा है। तो ये क्या हो जा रहा है, दे एक्ट एज ए कॉन्जुगेट एसिड। तो इसका ये कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा H2PO4 निगेटिव एक्ट एज ए कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HPO4 निगेटिव। HPO4 को निगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जा रहा है, दिस वन। सिंपल है ना, काफी इजी है। तो एक हाइड्रोजन क्या करना है आपको, बढ़ा देना है, तो वो कॉन्जुगेट एसिड हो जाता है। एक हाइड्रोजन जो भी रहेगा वो बढ़ा दो, तो दैट एक्ट एज ए कॉन्जुगेट एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है NH4 2 Cr2O7 ऑन हीटिंग गिवन ए गैसियस विच आल्सो गिवन बाय, राइट। तो एक मॉलिक्यूल्स आपको दिया गया है, इसको हीट करे बाद एक गैस निकल रही है और वो रहा है कि विच इज आल्सो गिवन बाय, और इसके इस नीचे ऑप्शंस में से किस में से वो सेम गैस निकलेंगे, राइट। तो हम पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। NH4/2 Cr2O7 ऑन हीटिंग द फॉर्मेशन ऑफ N2 Cr2O3 और 4 वाटर मॉलिक्यूल्स।
यहाँ पे आप कौन सी गैस निकल रही है, दैट इज दी N2 गैस। तो सिमिलर NH4 एंड N2O को अगर हम हीट करते हो तो यहाँ से भी क्या निकलेगा, N2 एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। NH4NO3 को अगर हम हीट करते हो तो यहाँ पे N2O निकलेगा और 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो इसकी बेस पर बोल सकते हैं कि कौन से इसमें से आपको N2 गैस निकल रही है आफ्टर हीटिंग। तो ऑब्वियसली आफ्टर हीटिंग NH4N2O क्या निकलेगी आपका, ऑब्वियसली द फॉर्मेशंस ऑफ N2 एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जो गैस आपकी निकल रही है बोथ आर सेम। तो आंसर इज कौन सा आ सकता है, द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बैलेंस करना, इक्वेशंस को हमेशा बैलेंस करके लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस। ऑल द मेटल्स form oxide of the types of metal oxide except, all the metals form oxide of types of metal oxide except। तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड कौन कौन फॉर्म कर सकते हैं इस, और कौन नहीं कर सकते वो देख लेते हैं। तो हमने देखा है कि कॉपर ऑक्साइड हमने देखा है, बेरियम ऑक्साइड हमने देखा है, लीड ऑक्साइड भी हमने देखा है, लीड स्टेबल इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। बट सिल्वर की अगर हम बात करते हैं तो Ag2O हम देखते हैं। तो ये क्या करता है, Ag2O फॉर्मेशंस करता है, नॉट AgO, राइट। तो सिल्वर जो रहेंगे आपके वो क्या करेंगे, MO टाइप का ऑक्साइड फॉर्म नहीं कर सकते हैं। बाकी सारे कॉपर भी करेगा, बेरियम भी करेगा, लीड भी आपके ऑक्साइड कर सकते हैं। तो बैलेंस इक्वेशन अगर आपको याद होगी तो हम लिखते हैं 3+2 रिएक्शंस विथ, हम लिख देगा 3 ऑक्साइड रिएक्शन विथ PbO2, ये BO2। तो यहाँ पे देखो जो लीड है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बट हमें पता है कि जो इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाते हैं वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू दी हायर ऑक्सीडेशन, और टीन आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू दी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SnO2 हो जाएगा, दैट मीन्स ये +4 में चले जाएगा, और ये PbO हो जाएगा, ये +2 में जाएगा। तो इस रिएक्शंस को भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है। तो ये +4 में चले गया है और ये +2, ठीक है। तो किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि इनर्ट पेयर लीड क्या जनरली इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखा सकता है, तो ऑक्साइड फॉर्म कर सकता है, बट सिल्वर इज डज नॉट फॉर्म द MO टाइप ऑक्साइड, MO टाइप ऑक्साइड। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, द आंसर इज सिल्वर। The next question, which of the following representation of the order of extent of intensity of scattering of X-ray from the ions sodium, lithium, chlorine and bromine। तो जब भी एक्सरे की अगर बात आती है, किसकी बात करें हम, एक्सरे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिपेंड करेगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट की अगर बात कर रहे हो, स्कैटरिंग, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, इफ number of electrons increases, what will be happens, the extent of intensity of scattering। तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्कैटरिंग होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको दिया है Br निगेटिव, ब्रोमो, क्लोरो, सोडियम आयंस दिया है और लिथियम। तो ब्रोमीन के पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, साइज भी ज़्यादा है, क्लोरीन है, देन सोडियम है। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेस पर भी निकाल सकते हैं। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। हाँ, यहाँ पे अदर फैक्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 1 मिनट के अंदर इसको आंसर दे। तो यहाँ पे हम शॉर्टकट अप्लाई कर रहे हैं कि ब्रोमीन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, डीलोकलाइजेशंस है, तो वहाँ पे द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सटेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे। ओके, काफ़ी ईजी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके वाटर एक्सचेंज के ऊपर, राइट। और वाटर एक्सचेंज जब भी आता है तो एक दिमाग में एक चीज़ आना ज़रूरी है, दैट सिंपली कॉल्ड एज दी लेबिलिटी और इनर्टनेस। तो जब भी वाटर एक्सचेंज की बात आती है तो वहाँ पे ध्यान में रख लीजिए, हमें देखना पड़ेगा लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। जो लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस है वो
फास्ट वाटर एक्सचेंज देंगे और जो इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस है वो स्लो वाटर एक्सचेंज देंगे। वह कॉम्प्लेक्स है कोई भी, हमने क्या किया है, फॉर एग्जांपल ये मेटल H2/6 लेबलिंग वाटर के साथ आप क्या करें, वाटर एक्सचेंज करें, तो सिंपली आ गया। कौन से मैकेनिज्म थ्रू जाएगा, दैट मैकेनिज्म सिंपली कॉल्ड एज डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, बिकॉज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस गो थ्रू दी डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट सिंपली कॉल्ड एज दी वाटर एक्सचेंज। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, जो लेबाइल कॉम्प्लेक्स होंगे वो फास्ट वाटर एक्सचेंज करेंगे और जो इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो स्लो एक्सचेंज करेंगे। अब लेबाइल और इनर्ट किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन दी क्रिस्टल फिल स्टेबलाइजेशन एनर्जी एंड क्रिस्टल फिल एक्टिवेशन एनर्जी। तो ज़्यादा नहीं, हम स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, क्रिस्टल फिल स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFAC, और CFAC सबको निकालते आती है। तो इफ क्रिस्टल फिल स्टेबलाइजेशन एनर्जी, if crystal field stabilization energy is minus 12 dq or more than 12 dq, तो वो कॉम्प्लेक्सेस आपके इनर्ट हो गए, यानी वो लेस रिएक्टिव हो गए। सिमिलर इफ CFAC इज लेस देन 12 dq, CFAC सबको कैलकुलेट करते आता है ना, क्रिस्टल फिल स्टेबलाइजेशन। इफ CFAC इज लेस देन 12 dq तो होते हैं लेबाइल, यानी वो फास्ट रिएक्शन करेंगे, वो फास्ट रिएक्शन करेंगे। दो ये कॉन्सेप्ट है आपका। सेकंड है, जब CFAC सिमिलर आती है देन हमको चार्ज देखना पड़ेगा, तो चार्ज इंक्रीजेस लेबिलिटीज डिक्रीजेस, चार्ज इंक्रीजेस लेबिलिटी डिक्रीजेस। जब CFAC सिमिलर आई देन हमें चार्ज दिखना पड़ेगा। तो अभी सारे कौन से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, दिस ऑल आर दी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो सबकी CFAC मैं निकालता हूं। क्रोमियम +3 की जो CFAC होती है 12 dq, आयरन की कितनी आती है 0, राइट। क्रोमियम की कितनी आती है, दिस क्रोमियम इज, दिस इज दी -6 dq, और इस क्रोमियम +3 की कितनी आ रही है -12 dq। इसके भी निकालेंगे। कोबाल्ट +2 की अगर बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 20 - 12 इज 8, ये हो जा रहा है -8 dq, और ये हो जा रहा है आपका सिंपली 6 dq। तो मैं CFAC कैलकुलेट करना है, ऑक्टाहेड्रल की CFAC जब तक आप कैलकुलेट नहीं करोगे ये चीज़ समझ में आएगी। D3 है, इसकी आ जा रहा है आपका -12 dq, और D2 है, इसका आ जा रहा है हमें पता है कि CFAC इंक्रीजेस 12 से ज़्यादा होंगी तो वो लेस रिएक्टिव होगी, वो लेस रिएक्टिव हो गए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 0 है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। क्रोमियम ज़्यादा नहीं दिखा सकता है आयरन से, आयरन फास्ट दिखाएगा एज कम्पेयर टू क्रोमियम, राइट। क्रोमियम की 6 dq है, लेबाइल है, ये 12 dq है, इनर्ट है। ऑब्वियसली क्रोमियम +2 गिव्स फास्टर वाटर एक्सचेंज एज कम्पेयर टू दी क्रोमियम +3, बिकॉज ये लेबाइल कॉम्प्लेक्स है और ये इनर्ट है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे 8 dq दिया है, यहाँ पे 6 dq दिया है, और हमें पता है कि CFAC आपकी क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए, कम होगी तो फास्ट दिखाएगी। तो यहाँ पे 6 dq है, ये फास्ट दिखाएगा कंपेयर टू दिस वन, बिकॉज जितनी CFAC कम होंगी उतना फास्ट वाटर एक्सचेंज करेगा, जितनी CFAC ज़्यादा होंगी उतना कम वाटर एक्सचेंज होगा, उतना कम वाटर एक्सचेंज होगा, राइट। यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे 12 dq दिया है, यहाँ पे 8 dq, इसका मतलब ये भी आपका इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। तो जब CFAC सिमिलर आती है देन चार्ज देखना है, चार्ज इंक्रीजेस लेबिलिटीज डिक्रीजेस, राइट। तो इसकी बेस पर हम बोल सकते हैं कि विच ऑप्शंस आर करेक्ट, तो दिस सेकंड ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शंस। तो ये दो चीज़ें हैं जो मुझे एडिशनल मैंने आपको बताई है, और इसकी बेस पर हमेशा आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्टकट ट्रिक्स भी दे दिया हो, 12 dq मोर देन 12 dq रहा तो इनर्ट होगा, लेस रिएक्टिव होगा, और CFAC 12 dq होती है तो लेबाइल होगा। ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, विच ऑर्डरिंग करेक्ट डिस्क्राइब द टेंडेंसी ऑफ लिगैंड टू डायरेक्ट लिगैंड सब्स्टिट्यूशन इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स टू ए पोजीशन अपोजिट टू दी इटसेल्फ।
तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की, तो ये y लिख देता हूं मैं, दिस इज x। तो सिंपल कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है यहाँ पे, ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट हो सकता है, और ट्रांस इफेक्ट में फॉर एग्जांपल दिस y इज द ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप्स, तो अपोजिट जो भी रहेगा वो मोर लेबाइल फॉर द सब्स्टिट्यूशन। ये क्या होगा, मोर लेबाइल फॉर द सब्स्टिट्यूशन। So if y is the more trans effect, then x is faster substitution because ये क्या का more labile होगा। तो यहाँ पे ट्रांस इफेक्ट की सीरीज आपने देखने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे साइनेट्स आर मोर स्ट्रॉन्गर ट्रांस इफेक्ट देन NO2। NO2 is the more trans effect than ब्रोमीन, ब्रोमीन is more trans effect than NH3। तो इसमें थोड़ा सा मैं समझाने के लिए बता देता हूँ, जो पाई एक्सेप्टर्स होते हैं उनका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है, उसके बाद पाई डोनर, उसके बाद सिग्मा डोनर। यानी ये ट्रिक्स की बेस पर मैंने बोला, जो पाई एक्सेप्टर्स होंगे वो उसका ट्रांस इफेक्ट हमेशा ज़्यादा होता है देन पाई डोनर लिगेंड्स देन सिग्मा। तो NH3 सिग्मा डोनर लिगेंड्स, साइनाइड और NO2 इज द पाई एक्सेप्टर लिगेंड, और ब्रोमीन इज पाई डोनर लिगेंड्स, ब्रोमीन इज पाई डोनर लिगेंड्स। दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। This option is the correct option, right? The cyanide is more stronger than NO2 because carbon containing ligands are more stronger। जितने भी कार्बन कंटेनिंग लिगेंड्स होते हैं that is the strongest, just like कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी देखोगे आप, तो वहां पे भी वो स्ट्रॉन्गर बिहेव करते हैं, राइट। ओके चलो देखते हैं। तो आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। रॉन्ग स्टेटमेंट्स, तो जो भी रॉन्ग दिया उसको हाईलाइट कर दो जिससे हमारे को पता तो चल जाए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे द एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन दी फर्स्ट ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम्स। तो अप टू डाउन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, और यू नो दैट ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट्स है, थर्ड, फोर्थ। तो अप टू डाउन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, और इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस एटॉमिक रेडियस आल्सो इंक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस आल्सो इंक्रीजेस। Why atomic radius increases? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहा है। प्रिंसिपल फोर शेल्स है ना, ये तो क्या होते हैं, नंबर ऑफ शेल। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, प्रिंसिपल क्वांट। तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस आल्सो इंक्रीजेस। तो पहला वाला तो करेक्ट है, ये करेक्ट। एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट डिक्रीज एंड मूविंग अक्रॉस लेफ्ट टू राइट इन दी सेकेंड पीरियड। तो सेकेंड पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया आपका बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। लेफ्ट टू राइट व्हाट विल बी हैपन, द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। व्हाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, बिकॉज इंक्रीज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि लेफ्ट टू राइट व्हाट विल बी हैपन्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। और इफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, अगर फ्लोरीन अट्रैक्शन है तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, कम। बोरॉन के अंदर लेस अट्रैक्शन है, उसकी साइज थोड़ी ज्यादा होगी। तो जिसमें मोर अट्रैक्शन होता है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आल्सो कॉल्ड एज दी, क्या बोल सकते हैं हम, न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट बोल रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का इफेक्ट बोल रहा है, ठीक है। तो उससे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बोल सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो कॉल्ड एज दी अट्रैक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्फीयर, राइट, अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्फीयर। तो ये भी आपका सही है। Among isoelectronic species, smaller positive charge cations, smaller ionic radius. So for examples, sodium, magnesium। तो इसके अंदर से सोडियम की साइज ज्यादा है, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम की साइज ज्यादा है, एल्यूमिनियम से
क्योंकि इस पर ओनली लेस पॉजिटिव चार्ज है, इस पर उससे ज़्यादा चार्ज है, और जितना चार्ज बढ़ेगा उतनी साइज कम, उतना अट्रैक्शन बढ़ेगा, उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो एल्यूमिनियम इज मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड सोडियम इज लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जिसमें जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है उतनी कम साइज होती है, जिसमें इफेक्ट ज्यादा होती है। बट ये स्मॉलर साइज, स्मॉलर पॉजिटिव चार्ज कैटायंस आर स्मॉलर रेडियस, बट इसका रेडियस तो ज्यादा होगा, इसका रेडियस कम होगा। ये तो इनकरेक्ट बोला है, इसलिए ये आंसर हो सकता है आपका। अमंग द आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस ग्रेटर नेगेटिव चार्ज एनायन लॉन्गर आयनिक रेडियस। तो फॉर एग्जाम्पल्स आपको दिया गया है N3 निगेटिव, आपको दिया है ऑक्सीजन 2 निगेटिव, और आपको दिया है फ्लोरीन निगेटिव। तो जितना निगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतनी साइज बढ़ेगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीजेस, और जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतनी साइज कम होगी। तो जितना निगेटिव चार्ज बढ़ता है उतनी आपकी क्या होती है, साइज बढ़ती है, और जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है उतनी साइज कम होती है। पॉजिटिव चार्ज की मीनिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर इंक्रीज हो रहा है, और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज हो रहा है, और बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन द साइज ऑफ N3 निगेटिव इज ग्रेटर देन O2 निगेटिव देन Ft निगेटिव, राइट। तो ये मैं एग्जांपल आपको समझाने के लिए लिया हूं, राइट। दैट्स व्हाई दिस यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट्स आपका थर्ड वन हो चुका है। तो थर्ड वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट्स एंड द करेक्ट आंसर। रेयर गैस आर, रेयर गैस कौन से होते हैं आपके, नोबल गैस, और ऑब्वियसली दिस नोबल गैस आर मोनो एटमिक, दिस नोबल गैस आर मोनो एटमिक, बिकॉज रेयर गैस के बारे में बात करी है, और रेयर गैस आपके कौन से होते हैं, मोनो एटमिक। दिस इज सिंपली द मोनो एटमिक, ओके। तो जैसे हमने हेलियम्स की बात की थी, तो अगर हीलियम 2 की बात कर रहे हैं आप, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, दिस बॉन्ड ऑर्डर इज 0 और नॉट। तो ये एग्जिस्ट करेगा मोनोमेरिक फॉर्म्स के अंदर, एग्जिस्ट करेगा मोनो एटॉमिक फॉर्म्स के अंदर। नियॉन की बात करते हैं, नियॉन 2 की बात करेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जा रहा है, 0 आ रहा है। तो ऑब्वियसली ध्यान में रख लीजिए, जो रेयर गैस एलिमेंट्स होते हैं वो कौन सा बिहेवियर शो करेंगे, मोनो एटॉमिक्स। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज प्रपोज फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी, हुज प्रपोज फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी, रदरफोर्ड, डी ब्रॉगली और जॉन डेल्टन। तो हमें पता है कि फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी किसने बताई है, जॉन डेल्टन ने बताई है। उसके बाद फिर दूसरे अदर ने बताया। तो फर्स्ट वाला इसने, द फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी, द फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी प्रपोज बाय दी जॉन डेल्टन। ये तो थोड़ा सा आपको रिमाइंड वाला क्वेश्चन था, लर्निंग वाला क्वेश्चन था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट। तो यहाँ पे इस एलिमेंट दिया है, सोडियम दिया है आपको, आयरन दिया है आपको, एल्यूमिनियम से एंड लिथियम। तो इन सब में सॉफ्टेस्ट कौन सा होगा, आपने देखा भी होगा लेबोरेटरी के अंदर, आपने देखा होगा सोडियम जो होते हैं वो एक्सप्लोसिव होते हैं, वाटर के अंदर डाल दोगे तो लॉस्ट हो जाएंगे, और हमको इजीली कट कर सकते हैं, इजीली कट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सोडियम्स आपका सॉफ्ट नेचर का, सॉफ्टेस्ट बोल रहा है, सॉफ्टेस्ट नेचर का। हाथ में लेते हो तो हाथ को लग जाता है, ब्लैक कलर का होता है। आपने लेबोरेटरी के अंदर यूज देखा होगा, जब आपने कोई रिएक्शंस कर रहे होगे तो उसके अंदर, ठीक है। आयरन्स तो ऑब्वियसली वेरी हार्डर, एल्यूमिनियम आल्सो हार्डर, लिथियम आल्सो वेरी हार्डर, बट द सोडियम इज द सॉफ्ट इन नेचर, राइट or not? The sodium is the soft in nature. Lithium ये सब नेचर के होते हैं, इस वजह से कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा, दिस फोर्थ ऑप्शन इज दी। तो इस वे से आपको क्या करना था, क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट भी पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चंस में मैक्सिमम अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको पूछे गए थे। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, जो भी एग्जाम्स है उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। और जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो कॉन्सेप्चुअल पढ़े, जब भी कोई कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हो तो कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे, और नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, जिससे आपका इंटरेस्ट जनरेट होगा केमिस्ट्री के अंदर। तो आने वाले एग्जाम्स के अंदर आप ऐसी प्रिपरेशंस करें, कॉन्सेप्चुअल स्टडी। कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे जो आपको थ्योरेटिकल रहेंगे, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जिससे आपके परसेंटेज बढ़ेगी, राइट।
रैंक बढ़ेगी। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हो। होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस में मज़ा आया होगा। इस टाइप से ये क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया है, आपको इसमें मज़ा आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ। अभी ऑर्गेनिक 4 PM को ऑर्गेनिक का डिस्कशंस होगा। ऑर्गेनिक के डिस्कशन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अविनाश मौर्य सर आपका ऑर्गेनिक डिस्कशंस लेंगे, तो वहाँ पे भी आपको प्रेजेंट रहना है और उनसे भी कुछ नई नई चीज़ें आपको सीखना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।